स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को लेकर, और आज हमारे बीच हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी। वीएन मिश्रा बेसिकली रहने वाले जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं। ये एमडी कॉलेज परेल मुंबई में लेक्चरर हैं फिजिक्स से, और लगभग 1997 से इस पद पे वो हैं लेक्चरर के रूप में। कई सारे जो प्रतिष्ठित सम्मान हैं उनसे नवाजे गए हैं मिश्रा जी। ये पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, समाज सेवक भी हैं, कैरियर काउंसलर भी हैं, क्योंकि आज के ज़माने में यंगस्टर्स जो हैं उनको काउंसलिंग करते हैं, उनको सही मार्ग दिखाते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है और कौन सा रास्ता गलत है। इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो राडार एंड टेलीकम्युनिकेशन में महारत हासिल है, इससे इनकी पढ़ाई हुई है। वीएन मिश्रा साहब, हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों से को अपने विषय में 2 शब्द परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा बेसिकली जौनपुर जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा सब उत्तर प्रदेश से हुई है। रोजी रोटी के चक्कर में स्नातकोत्तर डिग्री लेने के बाद मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एज ए साइंटिफिक ऑफिसर नियुक्ति लेकर के आया था, लेकिन 18 महीने के कार्यकाल के बाद वहाँ पर किसी कारणवश मैं अपने को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसके बाद मैं अपने को शिक्षा क्षेत्र में प्रवेशित किया। विगत 25 वर्षों से महर्षि दयानंद कॉलेज में फिजिक्स के प्रवक्ता पद पर सेवारत हूँ, अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और शिक्षा जगत से जुड़ करके लोगों की सेवा दे रहा हूँ। समाज में भी मैं अपने को पूरी तरह से क्रियाशील रखा हूँ। आसपास के परिवेश में जो भी सामाजिक गतिविधियां होती हैं उसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं पूरी की पूरी तरह भाग लेता हूं। आज मैं आपके इस उज्जवल न्यूज़ में आप अपने को यहां आपसे बातचीत के लिए प्रस्तुत किया हूं। धन्यवाद। तो सुना आपने प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी को, उन्होंने अपने विषय में चंद अल्फाज में अपने बारे में सब कुछ कह डाला। तो मिश्रा जी, अब हम सिलसिला शुरू करते हैं चर्चा की। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और ये जो 7 महीने का लगभग 7 महीने 6-7 महीने हुए लॉकडाउन चल रहा है, इसमें शिक्षा जगत जो है काफ़ी प्रभावी हुआ है, उसके ऊपर बहुत असर पड़ा है। जो एग्ज़ाम्स होने थे मार्च अप्रैल में, जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं उनके डेट्स बढ़ गए, अब जाके ऑनलाइन परीक्षा हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक एज ए प्रोफेसर आप शिक्षाविद हो, तो इस परिवेश के विषय में आप क्या कहना चाहोगे इस कोरोना काल में, जैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग प्रोफेसर हो, टीचर्स हैं, तो एक इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या चल रहा है अभी? देखिए, इस पर मेरे विचार से कोरोना काल सबके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज लेकर के आया है, जिसमें शिक्षा जगत भी अछूता नहीं रहा। मेरे हिसाब से रोटी, कपड़ा, मकान, ये कभी स्लोगन हुआ करता था, लेकिन मैंने जब से होश संभाला इस स्लोगन को हमेशा बदलने का प्रयास किया है। रोटी, कपड़ा, ज्ञान, अच्छा, और तब मकान। तो ज्ञान की क्षेत्र में, शिक्षा की क्षेत्र में कोरोना का जो असर पड़ा हुआ है वो आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि शिक्षक, व्यवस्थापक,
स्टूडेंट और पेरेंट्स सब एक भ्रम की स्थिति में है। बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि 2-4 महीने में कोरोना चला जाएगा और हम इसको पार कर लेंगे और फिर अपनी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे 6-7 महीने बीत गए और अभी तक कोई भी सलूशन नहीं दिख रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि शिक्षा क्षेत्र में कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसको हम दोनों पहलुओं पर अगर देखें, इसके विश्लेषण की जरूरत है। बहुत कुछ कोरोना ने शिक्षा जगत को सीखने को भी दिया, खास करके एजुकेशन में जो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए था उसकी पूरी कोशिश हो रही है, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स के साइड से हो, चाहे विद्यार्थियों के साइड से हो, चाहे पेरेंट्स के साइड से हो। लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है शहरों तक ही सीमित है। मैं इस कोरोना काल में ये अनुभव किया कि हमारे कुछ विद्यार्थी गांव चले गए हैं। वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि सर आज यहां पावर नहीं है, आज यहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो आज जो ऑनलाइन एजुकेशन हम एक पहल कर रहे हैं, शायद हमारे हिसाब से वो 100% लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण शहर के विद्यार्थी तो ऑनलाइन एजुकेशन से लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या गांव में रहती है। गांव के बारे में हमें सोचना है, हमें सोचना पड़ेगा। और ऑनलाइन का यह जो सिस्टम है वो गांव तक मेरे हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है, जैसा कि मैं अनुभव की बात बता रहा हूं। तो इसमें गांव के बच्चे सफर कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई लिखाई का, पठन पाठन का कार्यक्रम एकदम तरीके से रुक जैसा गया है, मेरा ये कहना है। दूसरी बात, ऑनलाइन एजुकेशन हम बड़े बच्चों को तो दे ले रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th, 12th, 8th, 7th, 6th तक भी दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे नौनिहाल हैं, जहां से शुरुआत होती है शिक्षा की, उनके लिए एजुकेशन ऑनलाइन एक बहुत ही बड़ा पहल बन चुका है, जिसके लिए हमें किसी नए सिरे से सोचना पड़ेगा, कोई न कोई नई विधा लाना या विकल्प लाना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। बाकी बात रही इसके जो कमियां हैं, देखिए हर पहलू के 2 पोल्स होते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छाइयों में हम जितना कर पा रहे हैं, मैं अपनी बात या अपने समाज की बात, प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट, इनकी बात करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई बच्चों तक पहुंचे, लेकिन उसमें और सारी बाधाएं आ रही हैं। जैसा कि मैंने बताया, गांव तक न पहुंच पाना। दूसरी बात, पावर को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्क का प्रॉब्लम, ओवरलोड, बर्डन। और सबसे बड़ी बात, जिस मोबाइल के लिए हम बच्चों को बार बार मना करते थे, आज वही मोबाइल पर वो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं कभी लेक्चर लेते समय बच्चों से फीडबैक मांगता हूं, तो फीडबैक बहुत देर में आता है या तो नहीं आता है। इसको क्या समझा जाए, इसको किस रूप में लिया जाए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और यह सवाल आपका टुन्ना साहब जो आपने पूछा है कि शिक्षा जगत सचमुच कोरोना काल से बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसमें हमें सरकार को, पेरेंट्स को फिर से नए सिरे से सोच करके कहीं ना कहीं कुछ न कुछ
रास्ता निकालना पड़ेगा। और अंत में मैं तो ये चाहूंगा कि ठीक है, 7 महीने 8 महीने जो भी हुआ, सरकार को अब शिक्षा संस्थाओं को भी शुरू करने की पहल करनी चाहिए। तब एक अनुदान आप कहीं ना कहीं आर्थिक तरीके से भी वो सरकार जो हर तरीके जब शिक्षण संस्थाएं शुरू हो जाएंगी तो जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं यहां खुल करके कहना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाएं और अभिभावक इस समय फीस को लेकर के आमने सामने। मैं भी शिक्षण संस्थान में पढ़ाता हूं, अध्यापक हूं, और साथ ही साथ अपने बेटे का मैं अभिभावक भी हूं। अभी तक मैंने भी फीस नहीं जमा की है। कारण जो मैं सबसे बड़ा समझता हूं वो सरकार की एक अस्पष्ट नीति है। सरकार को अपनी तरफ से फीस को लेकर के, शिक्षा संस्थाओं के परिचालन को लेकर के एक स्वस्थ पहल करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी की पूरी फीस दें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ना कोई इस तरीके का अनुदान के रूप में या आदेश के रूप में ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आना चाहिए कि ठीक है भाई, 6 महीने 7 महीने की फीस में हम अपनी तरफ से ये योगदान दे रहे हैं, बाकी का पेरेंट्स को कुछ योगदान दे करके। इससे क्या होगा कि शिक्षण संस्थाएं भी जीवित हो जाएंगी, बाकी विद्यार्थियों की जो शिक्षा कार्यक्रम है वो भी अच्छे से चलेगा, और सरकार की तरफ से एक अगर पहल होती है तो हम शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं, सरकार अगर किसानों को मदद दे सकती है, व्यापारियों को मदद दे सकती है, तो शिक्षण संस्थाओं को क्यों नहीं? जो कि जहां पर हमारे देश का भविष्य पल रहा है, वहां पर तो सरकार की नजर सबसे पहले पहुंचना चाहिए। इसलिए मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार को यह गुजारिश करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर स्टेट की सरकार को शिक्षा जगत में एक बहुत ही स्पष्ट आदेश, नीति पारित करना चाहिए। क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक विचारधारा का आदमी हूं, वैज्ञानिक भी हूं। कोरोना से इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलने वाला है। शुरुआत में हमें लगा कि महीने 2 महीने में कोरोना चला जाएगा, 6 महीने हो गए, अभी भी स्थिति जहां की तहां है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के साथ हमको जीने की आदत डालनी पड़ेगी। बहुत सारी महामारियां हमारे इतिहास में देख लीजिए, चेचक, हैजा, तावन आए, दशकों लग गया इनको दूर करने में। तो सरकार को प्रोत्साहन के रूप में अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए शिक्षा जगत को भी एक स्वस्थ और एक अच्छी सलाह दें, ताकि विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक अपने पूर्ववत स्थिति में आकर के अपने ज्ञान के रास्ते पर, अपने शिक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ें। ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी सोच है। क्या बात है, मिश्रा साहब ने बहुत अच्छी बात बोली। क्योंकि चीज़ें तो बहुत हैं, परेशानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब सरकार
गरीबों को मदद दे सकती है, रेडी ठेला वालों को मदद दे सकती है, अलग अलग क्षेत्र को मदद दे सकती है, बैंकिंग सेक्टर को मदद दे सकती है, तो क्यों नहीं शिक्षा क्षेत्र में जो भी संस्थाएं हैं वो एक सही स्पष्ट नीति निकाले और उनको एक योगदान दें, एक अनुदान के रूप में, नीति के रूप में एक क्लियर कट फिक्स करे कि हमारे तरफ से एक बच्चों का जो भी बच्चे हैं उनके अगर जो भी पैसा होता है उसमें एक पार्ट गवर्नमेंट दे, ताकि स्कूल प्रशासन को भी जो भी टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी पैसा देना है। स्कूल प्रशासन के पास भी परेशानी है क्योंकि फीस जो है वो अभी रेगुलर नहीं आ पा रहा है। हमने अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे न्यूज़ भी दिखाए कि जो पेरेंट्स हैं और स्कूल प्रशासन है वो आमने सामने तकरार की स्थिति है, कोई पैसा दे पा रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है। और एक कन्फ्यूजन है मिश्रा साहब कि सरकार की स्पष्ट नीति नहीं होने की वजह से जो नहीं देने वाला है वो तो नहीं दे रहा है जी, लेकिन जो देने वाला भी हो रहा है वो कंफ्यूजन में है कि कहीं मैं दे दूं और कल होके फीस माफ। टूना साहब, यही बात मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट नीति बता दी जाती है या डिक्लेयर कर दी जाती है तो सब लोग, जैसे हम बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, मैंने कहा कि रोटी, कपड़ा और ज्ञान, आज हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है। अगर शिक्षण संस्थाएं अपना कार्य करने लगेगी और सरकार की तरफ से ये आदेश या ये अनुदेश पारित हो जाएगा तो हर आदमी उस दिशा में पॉजिटिव सोचेगा, धनात्मक सोचेगा और जरूर कोई ना कोई अच्छी पहल निकलेगी। ये बेकार की बातें हैं कि किसी स्कूल के सामने हम धरना प्रदर्शन पर बैठे तो उससे हमें मिल क्या रहा है? एक स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, 4 स्कूल, यही होगा। लेकिन सरकार के दखल देने से सारा मामला अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और क्यों नहीं, अगर किसान को हम मदद कर सकते हैं, अगर हम बिजनेस वालों को मदद कर सकते हैं, अगर हम उद्योगपतियों की मदद कर सकते हैं, तो क्या शिक्षा क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को, विद्यार्थियों को, पालकों को मदद करने में देरी किस बात की? ये जरूर होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि यह आवाज आप सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और इसका कुछ न कुछ धनात्मक परिणाम निकलेगा। हमारी चैनल की पूरी कोशिश रहेगी मिश्रा साहब कि हमारा न्यूज़ ऐसे भी जितने भी सीएमओ हो गए, पीएमओ, वो तक हमारा ट्वीट के माध्यम से हर खबर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें संदेश और एक आम आदमी की भावना कि सरकार को कैसे करना चाहिए। तो जैसे आपने भी सजेशन दिया, तो हम कोशिश करते हैं कि हर उन पदाधिकारियों तक, हर उन मंत्रालय तक पहुँचे ताकि उस पर कुछ ना कुछ काम हो। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, अब हम बात करेंगे, आप एक कवि हैं, लेखक हैं, सोशल वर्कर हैं, काउंसलर, करियर काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन एक आपका बहुत अच्छा पहलू जो समाज में है वो है सोशल वर्किंग का। आप अपने एक कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से जो भी मेधावी छात्र होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी माली हालात उस तरीके से नहीं होता है कि वो आगे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सके, तो इस कंडीशन में आपके द्वारा वैसे स्टूडेंट्स को मदद की जाती है। हम चाहेंगे कि ऐसे काम आप कैसे करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। जी, धन्यवाद। कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट नाम सुनने पर ऐसा लगता है कि विद्यालय खोलने के लिए या विद्या व्यापार करने के लिए होगा, लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई अभी तक हमारी विचारधारा नहीं है। यह कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट उन बच्चों को सहयोग देने के लिए है जो वाकई में एकेडमिकली रिच हैं और इकोनॉमिकली पुअर है। आई रिपीट इट, इकोनॉमिकली पुअर एंड एकेडमिकली एक्सीलेंट। टोना साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि भाईंदर शहर में ही नहीं, पूरे भारत देश में मेरी एक मुहिम चल रही है कि ऐसे विद्यार्थी बेसिकली मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, आईआईटीज या हाई एजुकेशन, आईआईटीज में, आईआईएससीज में, टीआईएफआर, बीएआरसी, क्योंकि मैं विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा हूं, तो ऐसे क्षेत्र में जिन बच्चों को किसी तरीके से आर्थिक सहयोग की जरूरत है,
कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट उसके लिए काम कर रहा है। इसके तहत वर्तमान समय में अभी तक इस ट्रस्ट के पैसे से 3 डॉक्टर बने हैं। क्या बात है। एक डॉक्टर वर्तमान समय में डॉक्टर जूली पांडे, वो आपके कोविड सेंटर में काम भी कर रही है अभी इस समय आपके यहीं पर। बाकी एक डॉक्टर हमारी अमेरिका में चली गई, हमारे ही पैसे से, हमारे ही पहल से, और दूसरा अभी डॉक्टरी पढ़ रहा है। क्या बात। इंजीनियर्स कई हुए होंगे। इनको हम सीधे सीधे पैसे फीस के फॉर्म में, इनकी फीस हम जमा करवा देते हैं। बाकी के लिए इनका जो भी स्कूल का फीस होता है उसको जमा करा दिया जाता है। प्लस गांव में, क्योंकि मैं बहुत ही शुरुआती दिनों से कक्षा 6 से लेकर के मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्कॉलरशिप लिया हूँ, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे वो प्राइवेट रहा हो। तो गांव में मैं इसी एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से 10 विद्यार्थियों को हर साल केजी टू पीजी, क्या बात है, केजी टू पीजी 10 विद्यार्थियों को मैं सिलेक्शन करके उनको स्कॉलरशिप देता हूं एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से। आगे आने वाले दिनों में इसका बृहद स्वरूप लेकर के मैं चिंतित हूं। मैं चाहता हूं कि जैसे पढ़ाई लिखाई को लेकर के हम कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट काम कर रहा है, वैसे गरीब लड़कियों की शादी के बारे में भी ऐसी मेरी सोच है, आगे की ये प्लान है। तो कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट उन विद्यार्थियों के लिए, उन मेधावी छात्रों के लिए जिन्हें पैसे की सहज जरूरत है, मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि इसके तहत आपके नॉलेज में अगर कोई बच्चा है तो हमें जरूर बताएंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छी बात मिश्रा साहब ने बताया कि इनका जो कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट है, वो नाम से ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन स्कूल खोल लिए जाएँ, कॉलेज खोल लिए जाए, जनरली ऐसा होता है। लेकिन कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट जो है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इन्होंने जैसा बताया कि 3 डॉक्टर्स अभी वो इनके माध्यम से 2 अभी कार्यरत हैं, 1 पढ़ रहे हैं, इंजीनियर्स कई आए हैं। और इनका जो एक और कार्य है कि गांव से जुड़े हुए हैं मिश्रा जी। तो गांव में इन्होंने लगभग 10 लोगों को हर दिन केजी टू पीजी, बहुत अच्छा ये स्लोगन है, केजी टू पीजी ऐसे छात्रों का चयन करके ये उसको सारी फैसिलिटी, सारी सुविधा देते हैं। और एक और ख़ास बात कि इकोनॉमिकली पुअर, एजुकेशनली रिच, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति पढ़ने में, जो भी स्टूडेंट पढ़ने में मेधावी हो, बहुत तेज़ तर्रार हो और उसके पास इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं उज्ज्वल भारत न्यूज़ के माध्यम से आपको प्रोफेसर मिश्रा साहब की जो कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट है वो आपके लिए हर पल खड़ी है। बस आप पढ़ने की सोचें, पैसों की चिंता छोड़ दें, हर पल आपके साथ कृष्णा एजुकेशनल ट्रस्ट खड़ा है। और अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर आपको ये न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे नीचे नंबर आ रहे होंगे, आप चैनल पे कंसल्ट करें और हम इस बीच में प्रोफेसर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे और आप भविष्य सुधर सके। बेशक। अब हम बात करेंगे प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेशनली काम भी कर रहे हैं, कार्यरत हैं एज ए प्रोफेसर। दूसरा, हमने बताया और इनके ज़ुबान से भी आपने सुना कि कृष्णा एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से सोशल वर्क भी कर रहे हैं और लोगों के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गरीब में मेधावी छात्र हैं वो पढ़ने से रुके नहीं, वो जितना पढ़ना चाह रहे हैं इनकी तरफ से आपको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। दूसरी चीज़ सर, जब आप इतना कुछ करते हैं तो हमने आपका वो जो बायोग्राफी है उसको हमने देखा तो आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है और अच्छी बात है कि आपको इस ऐसे अवार्ड मिले हैं। तो हम चाहेंगे कि आपको किस किस चीज़ों से सम्मानित किया गया है, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। अगर आप इतना कर रहे हैं तो हमारे दर्शक भी जाने कि आपको किन किन तरीके का अवार्ड मिला, प्लीज़। जी ज़रूर। जीवन में मुझे एक नशा जैसी रहती है। जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा टॉप पर रहूँ। क्या बात है। तो अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक मैं जो भी करता हूँ अपना पूरा देने की कोशिश करता हूँ और शायद इसी के कारण समय समय पर मुझे अवार्ड, प्राइजेस, मान सम्मान मिलते गए और काफिला बनता गया।
जैसा कि मैंने अपने प्रोफाइल में आपको लिखा भी है कि शुरुआती दिनों में मैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक नेशनल स्कॉलरशिप, मेरिट स्कॉलरशिप जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिलती थी वो लिया गया। ग्रेजुएशन में मैंने वीर बहादुर यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया और गोल्ड मेडल लेकर के मुझे फर्स्ट प्राइज, और उस समय 10,000 रुपीज़ बहुत हुआ करते थे 1987 में, जब मुझे 10,000 रुपये का एक नगद राशि प्राप्त हुई थी तो मेरे घर वाले बड़े खुश हुए थे। इसके बाद मैंने अपनी जो शिक्षा थी वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शुरू किया, और पहुंचते ही मुझे अपने जुनून के हिसाब से वहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ एक अवार्ड होता है सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी अवार्ड, जो पूरे यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक रिटन और फिर वाइबा लिया गया, तो मुझे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी अवार्ड भी मिला। और सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी अवार्ड के बाद मैं उसी क्रम में जब आगे बढ़ा तो IISc बंगलोर में मुझे जूनियर साइंटिस्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में भेजा गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर मुझे उस समय इसरो के जो प्रेसिडेंट थे US राव साहब के हाथों मुझे वो प्राइज़ नसीब हुआ था। वो दिन मुझे याद आया। बाकी जब मुंबई में मैंने शुरुआत किया तो मुंबई में मैंने यहाँ BARC में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में 18 महीने एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ मैं अपने को कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसलिए एजुकेशन क्षेत्र में आने के लिए मैं बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से जब पढ़ाई कर रहा था तो उस समय भी मेरी जुनून वही थी, तो वहाँ भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। और इसके साथ ही साथ मेरी एक जो लीड करने की जो हमारी क्षमता थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, उसके अंतर्गत मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साइंस सेल का ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, और यहाँ बॉम्बे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में भी मैं प्रेसिडेंट रहा छात्र संघ का। तो जिंदगी है, जिंदगी को जीते चला गया, और आप लोगों की दुआओं से, भगवान की कृपा से सारी चीज़ें मिलती चली गई। क्या बात है। तो इस तरीके से धन्यवाद। इतने सारे अचीवमेंट्स मिले हर किसी को, जो हमारे दर्शक हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको तो प्रोत्साहन मिल रहा होगा और एक इंकरेजमेंट मिला है, और आपके अंदर कुछ करने की जो अंदर से इंकरेजमेंट है, आप भी ऐसा करें। हम चाहेंगे कि आप भी कुछ ऐसा करें कि आपको भी सम्मानित किया जाए। सर, अब जाते जाते हम आपसे चाहेंगे कि, क्योंकि हमारे दर्शक जो है हर हमारे एडिटर्स टॉक में जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो एक संदेश देते हैं जी, पॉजिटिव संदेश की, ताकि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, चाहे जो, क्योंकि अभी का जो काल चल रहा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम चाहेंगे, क्योंकि आपने एक लाइफ देखा है, अलग अलग अचीवमेंट्स आपके हैं, तो कुछ ऐसी बातें हमारे दर्शकों को बताइए ताकि जो अभी निराश बैठे हैं, इस परेशानी तो बहुत है, हर कोई परेशानी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निराश होकर हताश हो जाए, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए दो शब्द। जी बिल्कुल टुन्ना साहब, एक पहलू हमारा आप छोड़ दिए, और उस पहलू को मैं इंक्लूड करते हुए अपनी लोगों को एक दे रहा हूं कि देखिए, जिंदगी में चढ़ाव और उतार तो आता ही रहता है। इसको अगर हम एक पद्य के रूप में कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिले जिंदगी जो जिए जाइएगा, क्या बात है, मिले जिंदगी जो जिए जाइएगा, मजा जिंदगी का लिए जाइएगा, समझ विष को अमृत पिए जाइएगा, यही जिंदगी है जिए जाइएगा, यही जिंदगी है जिए जाइएगा। तो ये कोरोना काल भले ही आज हमको एक ठहराव दिया है, लेकिन हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में ये कतई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम जहर को भी अमृत समझ करके पीने वाले हैं। भगवान शिव शंकर के भक्त हैं, जरूर उनकी कृपा से इस काल से हम उबरेंगे। और लोगों से एक बार फिर यही प्रार्थना करता हूं कि रुकिए जरूर, लेकिन सोइए मत, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत ही सुनहरी है, बहुत ही अच्छी है। जिंदगी में पड़ाव डालिए, लेकिन ठहराव मत डालिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा संदेश दिया प्रोफेसर वीएन मिश्रा जी ने, और उन्होंने कहा रुकना है रुकिए, लेकिन
रुकने के बाद थोड़ा सा आराम कीजिए, लेकिन चलते जाइए, ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं। और इन्होंने बहुत अच्छा एक कविता भी जिसमें कि लोग को कैसे हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव मिलें। और सबसे बड़ी बात है कि सर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी कहा है कि इस चीज़ को, इस पेंडेमिक को अवसर में बदलो। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमारे बीच अलग अलग वक्ता आएंगे और हमसे आपसे वो रूबरू कराते रहेंगे। आज हमारे स्टूडियो में सर आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। और फिर हम अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ रूबरू कराएंगे आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।